एथिक्स जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये चीज ध्यान रखना है कि एथिक्स के सिलेबस का हर एक कीवर्ड आपको पता होना चाहिए। कीवर्ड अगर लिखा हुआ है इंटीग्रिटी, कीवर्ड अगर प्रोबिटी लिखा हुआ है, तो उसकी एक बहुत क्रिस्प और प्रिसाइज डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आपसे कोई बोले कि मुझे प्रोबिटी का मतलब समझा दो, आपके पास 10 शब्दों की ऐसी डेफिनेशन होनी चाहिए जो कि बहुत एक्सक्लूसिव डेफिनेशन हो, ऑल एनकम्पासिंग डेफिनेशन हो, और आपके पास उस पर 2 से 3 से 4 एग्जाम्पल्स होने चाहिए। अब इस आंसर को आप स्ट्रक्चर कैसे करोगे कि सोशल मीडिया ने रेवोल्यूशनाइज किया वे ऑफ कम्युनिकेशन में। सोशल मीडिया पे क्वेश्चन है, सोशल मीडिया यानी कि जो आपका व्हाट्सएप है, जो आपका फेसबुक है, जो आपका फॉर एग्जांपल अगर आप स्नैपचैट यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, दीज आर ऑल मेथड्स ऑफ, दीज आर ऑल मीडियम्स ऑफ सोशल मीडिया। इट हैज रेज सेवरल एथिकल इश्यूज। अब एथिकल इश्यूज क्या निकल करके हैं? फॉर एग्जांपल जैसे प्राइवेसी का वायलेशन है, फॉर एग्जांपल जैसे मीडिया ट्रायल है या फिर सोशल मीडिया ट्रायल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू यहाँ पे निकल करके आपके पास में भी शांत रहते हैं, मुसीबत ही स्वयं परेशान होगी। दोज हु इन ट्रबल अनट्रबल्ड आर विल ट्रबल इटसेल्फ। तिरुवल्लुवर का कोट है, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा है। सिंपल सा जो लॉजिक है जो पूछने का है वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। अगर आप एक वर्ड में अगर इसको डिस्क्राइब करना चाहो, दिस इज रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस। अब पूछा है आपको क्या कि आपको वर्तमान संदर्भ में बताना है, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बताना है, तो इसको डिवाइड करके देख लो। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इमोशनल इंटेलिजेंस में किसी का एग्जांपल आप दे सकते हैं, एम एस धोनी का एग्जांपल दे सकते हैं, या सरदार वल्लभ भाई पटेल का एग्जांपल दे सकते हैं हिस्टोरिकल में से। तो इसको डिफरेंट डायमेंशंस में आप डिवाइड करके आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट। ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माय जनरेशन इज दैट ह्यूमन बीइंग कैन ऑल्टर हिज लाइफ बाय ऑल्टरिंग हिज एटीट्यूड्स। एटीट्यूड पे क्वेश्चन, पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करने से कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, उसके ऊपर क्वेश्चन है। पीछे भी एक सवाल 2020 में पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आप डेवलप करोगे वो दिखाया है, तो यहाँ आप शो कर सकते हो। एक बहुत क्लासिक एग्जांपल चलता है सचिन तेंदुलकर वर्सेस विनोद कांबली का, कि एटीट्यूड का डिफरेंस था। कांबली वाज मोर टैलेंटेड देन सचिन, बट व्हाई ही कुड नॉट बिकम द ग्रेटेस्ट बैट्समैन? क्योंकि सचिन का एटीट्यूड पॉजिटिव था, सचिन का खेलने का जो तरीका था, मेंटल जो उसका सेटिंग था, वो कांबली से डिफरेंट था। सपनों से हकीकत तक का सफर आसान नहीं, परंतु सही हौसलों और मार्गदर्शन से सब कुछ नामुमकिन भी नहीं। और यह कर दिखाया है देवांश ने। जहां आज हम एथिक्स के पेपर को सॉल्व कैसे करते हैं, यह स्ट्रेटजी जो है देवांश से सीखेंगे। और इस पर जो है सही मायने में एथिक्स में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, और उसमें जो पढ़ा है उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट कैसे करना चाहिए, और 3 आवर्स जो हैं उसमें कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, यह हम देखेंगे। देवांश जिसने लगातार 2023 और 2024 में सिलेक्शन लिया है और एथिक्स में 120 प्लस मार्क्स रहे हैं, और देवांश द कोर आईएएस का आंसर राइटिंग प्लस थ्रू आउट मेंटोरशिप स्टूडेंट रहा है। जहां अगर हम देखें तो आंसर राइटिंग में देवांश ने लगातार जो है आंसर की प्रैक्टिस की है, जहां यह आंसर देवांश और यही की और एक सिलेक्टेड स्टूडेंट कोमल के हैं, जहां कोमल अभी डेनेप्स में सर्व कर रही है। और इन आंसर जो है लिखने के लिए जो क्वालिटी, जो गाइडेंस है, उसने जो है हेल्प की है। बट एग्जाम में रिप्रोड्यूस कैसे करना है यह स्वयं आपको देवांश बताएगा। एथिक्स जो एक चैलेंजिंग पेपर बनता जा रहा है, जहां 100 प्लस की बाउंड्री क्रॉस नहीं हो रही है, प्लस सिलेक्शन में एथिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। इस कंटेक्स्ट में स्ट्रेटजी जिन्होंने स्वयं जो है 120 प्लस मार्क्स गेन किया है, उससे जो है जानने से एक सही दिशा मिल जाती है। इसी तरह यही की एक स्टूडेंट गरिमा फर्स्ट अटेम्प्ट जिन्होंने जो है 125 प्लस मार्क्स प्राप्त किए एथिक्स में पहले ही अटेम्प्ट में। इसका मतलब वो डायरेक्शन जो है वो अगर पता लग जाए तो इसमें यह जो बैरियर है उसको क्रॉस करना आसान हो जाता है। देवांश। हेलो एवरीवन, जैसा सर ने बताया कि एथिक्स का पेपर हम सब के लिए चैलेंजिंग पेपर होता है। रीजन इसके कई सारे हैं, क्योंकि जब आप एथिक्स की तैयारी शुरू करते हैं, प्रीलिम्स की जब आप तैयारी शुरू करते हैं, तो प्रीलिम्स का एक ये ऐसा पेपर है जो प्रीलिम्स में आप नहीं पढ़ते हो। प्रीलिम्स के सिलेबस में एथिक्स का रोल नहीं होता है। ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली मेंस में एक पूरा 250 नंबर का पेपर आपसे पूछा जाता है। एथिक्स इसलिए भी चैलेंजिंग होता है क्योंकि आपसे यहाँ पे डायरेक्ट सवाल नहीं आते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी यूपीएससी नहीं पूछेगा कि इंटीग्रिटी क्या है, कंपैशन क्या है, डिफाइन कर दो उसको। नहीं, यूपीएससी आपसे अगर सवाल पूछेगा तो यूपीएससी आपसे बहुत एब्स्ट्रैक्ट और बहुत अप्लाइड क्वेश्चन पूछेगा। किसी भी टॉपिक पे उसको अगर पूछना है तो बहुत अप्लाइड क्वेश्चन पूछेगा वो। इस साल का भी पेपर अगर आप उठा करके देख लें, इवन जैसे क्वेश्चन डिजिटल एथिक्स पे है,
एथिक्स ऑफ वॉर पे है, उसने डायरेक्टली ये नहीं पूछा है कि एथिक्स ऑफ वॉर क्या है, लिस्टेड डाउन, या उसके इश्यूज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, बता दो। उसने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट फ्रेम किया है और बोला है कि आपका इस पे क्या व्यू है। एथिक्स इसलिए भी चैलेंजिंग है क्योंकि एथिक्स राइटिंग का गेम ज्यादा है, समझने से पढ़ने से ज्यादा एथिक्स आपकी डेली लाइफ का गेम है। तो थोड़ा सा एथिक्स स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू में अगर एथिक्स का आपको दे दूं, जीएस के 4 पेपर्स होते हैं मेंस में, जिसमें कि 4th पेपर होता है। एथिक्स इसलिए भी लिखना चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि आप 5वां पेपर लिख रहे होते हो। आप फर्स्ट डे जाते हो ऐसे लिखते हो, सेकंड डे आप जाते हो GS1 GS2 लिखते हो, थर्ड डे आप GS3 लिखते हो और शाम को आप GS4 लिख रहे होते हो। बाय द टाइम यू आर राइटिंग GS4 थर्ड डे पे, तब तक आपकी एनर्जी एकदम डाउन हो चुकी होती है। इसलिए भी ये पेपर डिफिकल्ट हो जाता है और आपको अप्लाई करना है, लिखना है, 3 घंटे बैठ करके वहां सोचना है और एक प्रॉपर आउटपुट निकाल करके लेकर के आना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग फैक्टर है एथिक्स में, क्योंकि जब हम टेस्ट लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी दिन हमने GS1 लिख लिया, किसी दिन GS2 लिख लिया, किसी दिन GS4 लिख लिया। बट जब प्रॉपर फॉर्मेट में बैठ करके अगर आप एथिक्स लिखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जब आप 5वां पेपर लिख रहे होते हो आपका एनर्जी लेवल एकदम डाउन होता है। आप क्योंकि आप 2 रात से प्रॉपर नींद नहीं होती है, 6-6 घंटे आप लिख करके जा रहे हो एथिक्स लिखने के लिए, तो एथिक्स इसलिए भी चैलेंजिंग हो जाता है। बट ऑन अ ब्राइटर नोट, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, तो ब्राइटर साइड इसका एथिक्स का ये है कि एथिक्स का सिलेबस बहुत कंसाइज है, वेल डिफाइंड सिलेबस है, लिखा हुआ है एंड टू एंड कि ये चीजें आपको एथिक्स में प्रिपेयर करनी है, इसके बाहर आपको एथिक्स में नहीं जाना है। तो एथिक्स जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये चीज ध्यान रखना है कि एथिक्स के सिलेबस का हर एक कीवर्ड आपको पता होना चाहिए। कीवर्ड अगर लिखा हुआ है इंटीग्रिटी, कीवर्ड अगर प्रोबिटी लिखा हुआ है, उसकी एक बहुत क्रिस्प और प्रिसाइज डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आपसे कोई बोले कि मुझे प्रोबेबिलिटी का मतलब समझा दो, आपके पास 10 शब्दों की ऐसी डेफिनेशन होनी चाहिए जो कि बहुत एक्सक्लूसिव डेफिनेशन हो, ऑल एनकम्पासिंग डेफिनेशन हो, और आपके पास उस पर 2 से 3 से 4 एग्जाम्पल्स होने चाहिए, 2-3 आपके पास काउंटर एग्जाम्पल्स भी होने चाहिए। तो एथिक्स को प्रिपेयर करने का स्ट्रेटेजी सिंपल सा क्या है कि जब भी आप एथिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिलेबस के हर एक पॉइंटर्स का आपके पास नोट्स होना चाहिए। जो भी चीजें एथिक्स में लिखी हुई है, इवन माइन्यूटेस्ट ऑफ द पॉइंटर्स, डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, मीनिंग ऑफ एथिक्स, या इवन पब्लिक सर्विस लाइफ में एथिक्स का क्या रोल है, वो सब चीजें आपके पास आपके नोट्स में बहुत प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, along with examples, along with counter examples, along with definition, along with application। और जब भी आप एथिक्स पढ़ रहे हो तो एथिक्स में पढ़ते समय आपको एक चीज ये ध्यान देनी कि एथिक्स को आपको अपनी लाइफ में जीना है। सपोज आपने न्यूज़पेपर आज का पढ़ा, अब आपका सिलेबस इतना बढ़िया कवर्ड होना चाहिए कि आपको पता होगा कि इंटीग्रिटी का आज एग्जाम्पल आया पेपर में, आप कहां से उठा लोगे, या इवन कोई जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, आप उसको एथिक्स के किन डायमेंशंस में फिट कर सकते हो। कोई भी करंट का इशू चल रहा है, वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन का, उसको जरा सा एक एथिकल डायमेंशन से सोचने की कोशिश करो। इसका बेनिफिट आपको सिर्फ एथिक्स के पेपर में नहीं होगा, इवन एसए में होगा। इस बार का एसए का पेपर भी उठा करके आप देखेंगे तो 8 एसेज, 8 के 8 फिलोसफिकल डायमेंशन पे पूछा गया। सिमिलर नेचर है एथिक्स और एसए का, और दोनों ही पेपर्स में आप देखोगे कि स्कोर्स का जो वेरिएशन है बहुत ज्यादा है। एथिक्स के पेपर में इवन अगर आप देखोगे, कंपेयर करने जाओगे, तो जो आपका एथिक्स का पेपर है, एथिक्स के पेपर में लोगों को 60 नंबर भी मिलते हैं और लोगों को 160 नंबर भी मिलते हैं। 100 मार्क्स के अराउंड का वेरिएशन हर साल हो जाता है। अगर आपने डिमांड पकड़ लिया, अगर आपने चीजों को सही से प्रिपेयर किया है, अगर आपको केस स्टडी लिखनी आ गई, आप 120 प्लस बहुत आराम से ला सकते हैं। पेपर कंप्लीशन आपको अगर आ गया, आपको टाइम लिमिट में चीजें प्रिपेयर करना आ गया, आप 120 प्लस इजीली क्रॉस कर सकते हैं। तो सिंपल सा कहने का मतलब, या जो सारी बातों का जो क्रक्स है वो यही है कि एथिक्स एक ऐसा पेपर है जिसको कम प्रिपरेशन से, डेली लाइफ की प्रिपरेशन से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी पेपर्स में आप देखोगे मार्क्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, बट एथिक्स में अगर आपने यूपीएससी की नब्ज पकड़ ली, जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है, जिस तरह से वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, जो वो पूछना चाह रहा है, डिमांड क्वेश्चन की क्या है, देन रेस्ट एश्योर्ड दैट यू विल क्रॉस 120 प्लस। 120 नंबर आप क्रॉस कर सकते हैं। दैट इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट टास्क। केस स्टडी का सेक्शन जो होता है उसको प्रिपेयर करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है इन कंपैरिजन टू थियरी। केस स्टडी में भी बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं लिखने का, आपको आइडेंटिफाई करना होता है इश्यूज को, और मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो केस स्टडी में आपको जो सोल्यूशन देना होता है वो बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन देना है। बहुत आइडियलिस्टिक सोल्यूशन यूपीएससी नहीं चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि आप क्या एक प्रैक्टिकल व्यक्ति है कि नहीं। आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई सिचुएशन आ गई, आप उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे आप उस सिचुएशन को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, वो चीज यूपीएससी आपसे देखना चाहता है।
तो इस बार का जो पेपर आया है उस पेपर को अगर हम देखें, पहला ही क्वेश्चन सोशल मीडिया पे दे दिया। सेक्शन ए का जो है, मौजूदा डिजिटल युग में सोशल मीडिया ने संचार और बातचीत के तरीके में क्रांति ला दी है। हालांकि इसने कई नैतिक मुद्दे और चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इस संबंध में मूल नैतिक दुविधाओं का वर्णन कीजिए। In the present digital age, social media has revolutionized our way of communication and interaction. However, it has raised several ethical issues and challenges. Describe the key ethical dilemmas in this regard. सोशल मीडिया, अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंस आता है पुराने सवालों का। अगर आप उठा करके देखो पिछले 2-3 सालों में, 2020 का क्वेश्चन देखो या उसके बाद का सवाल उठा करके आप देखो, आपको दिखेगा कि डिजिटल एथिक्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 बार यूपीएससी ने डिजिटल एथिक्स पे क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि वर्ल्ड जो है वो डिजिटाइज हो रहा है, गवर्नमेंट का फोकस डिजिटाइजेशन पे है, तो उस पे एथिकल इश्यूज निकल करके आ रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले रहा है। इवन लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था 2024 में डिजिटल एथिक्स का। तो सिंपली आपसे पूछा क्या है कि क्या की एथिकल डायलेमाज हैं, एथिकल इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं और की एथिकल डायलेमाज हैं। अब इस आंसर को आप स्ट्रक्चर कैसे करोगे कि सोशल मीडिया ने रेवोल्यूशनाइज किया वे ऑफ कम्युनिकेशन में। सोशल मीडिया पे क्वेश्चन है, सोशल मीडिया यानी कि जो आपका व्हाट्सएप है, जो आपका फेसबुक है, जो आपका फॉर एग्जांपल अगर आप स्नैपचैट यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, दीज आर ऑल मेथड्स ऑफ, दीज आर ऑल मीडियम्स ऑफ सोशल मीडिया। इट हैज रेज सेवरल एथिकल इश्यूज। अब एथिकल इश्यूज क्या निकल करके हैं? फॉर एग्जांपल जैसे प्राइवेसी का वायलेशन है, फॉर एग्जांपल जैसे मीडिया ट्रायल है या फिर सोशल मीडिया ट्रायल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू यहां पे निकल करके आपके पास आता है, हेट स्पीच का इशू निकल करके आपके पास आता है, एनोनिमिटी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी का इशू निकल करके आता है, राइट। कई बार आपने देखा होगा कि राइट टू बी फॉरगॉटन का इशू निकल करके आता है। आप किसी को सोशल मीडिया में बदनाम कर देते हो, उसके बाद वो इनोसेंट निकल आता है, हु इज गोइंग टू पे द प्राइस फॉर दैट। तो ये सारे इश्यूज क्या हैं? डिजिटल एथिक्स का इशू है, विमेन का इशू निकल करके आता है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का इशू निकल करके आता है, नेशनल सिक्योरिटी का इशू निकल करके आता है। जब आप डायलेमा बता रहे होगे तो दिस वर्सेस दिस बताना। फॉर एग्जांपल जैसे नेशनल सिक्योरिटी है, अब आप व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजते हो, दैट इज एनक्रिप्टेड, वो एनक्रिप्टेड होके जाता है, कोई नहीं पढ़ सकता है, बट उसका यूज कौन कर रहा है? जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, एंटी नेशनल जो यूनिट्स हैं, उसका इस्तेमाल कर रही हैं। नाउ दिस बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ प्रिवेसी वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट। ये एक एथिकल डिलेमा हो गया, ट्रुथ वर्सेस वायरलिटी हो गया एक, राइट। और जैसे फॉर एग्जांपल जो आप वो देख रहे हो, एड्स देख रहे हो, एड्स आपको किस तरह के दिखाए जाने चाहिए, वो भी हो गया ना। कॉमर्स वर्सेस मोरालिटी का इशू हो गया कि आपकी जेब से सरोगेट एडवर्टाइजिंग करके और जो डार्क पैटर्न्स ऑफ एडवर्टाइजिंग करके आपकी जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहां पे इसमें डिस्कस करना है, राइट। फिर नेक्स्ट, संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक मनोभाव नहीं है, बल्कि नागरिक शिक्षा और कानून के शासन के पालन का परिणाम है। सिविल सेवक के लिए संवैधानिक नैतिकता का परीक्षण करते हुए लोक प्रशासन में सुशासन को बढ़ावा देने और जवाबदेही सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट बट अ प्रोडक्ट ऑफ सिविल एजुकेशन एंड एडहेरेंस टू द रूल ऑफ लॉ। Examine the significance of constitutional morality for public servant, highlighting the role in promoting good governance and ensuring accountability in public administration. अब ये सवाल अगर आप सिलेबस से ढूंढने जाओगे तो डायरेक्ट आपको कोई कीवर्ड सिलेबस में नहीं मिलेगा, बट यही सवाल इस साल GS2 में पूछा है और यही सवाल यूपीएससी ने पहले 2 बार एथिक्स के पेपर में पूछा है। एक बार शॉर्ट नोट लिखने को दिया था और एक बार डिटेल क्वेश्चन आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे पूछा है। तो ये क्यों पूछा है? क्योंकि रिसेंट एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की गई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। संवैधानिक नैतिकता क्या है, इसके बारे में अगर आपको आइडिया नहीं तो आप ये सवाल नहीं लिख पाएंगे। तो जैसा मैंने बोला कि एथिक्स पढ़ते समय आपको एथिक्स को जीना है। कोई भी करंट का इशू अगर आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो, कहीं आपको न्यूज में दिख जा रहा है, ट्राई टू एनालाइज इट फ्रॉम एन एथिकल पर्सपेक्टिव कि एथिक्स में अगर इसका सवाल आ गया तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इशू चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, जो सुप्रीम कोर्ट के जज का इशू हुआ, उसकी वजह से ये सवाल पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। या पब्लिक ऑफिसेज में आप देखोगे बहुत सारे जो एक्सपोजर्स हो रहे हैं, उसका रीजन है ये सवाल पूछे जाने का। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज एडहियरेंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट अ लीगल डॉक्यूमेंट बट इट इज ऑल्सो अ मॉरल डॉक्यूमेंट। धर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? धर्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज नॉट अबाउट रिलीजन, इट इज अबाउट मॉरल कोड्स एंड कंडक्ट।
और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है, आपको धर्म सिखाता है, तभी आपको संविधान की शपथ दिलाई जाती है। जब आप किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हो, यू आर गिवन द ओथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रीजन इसका ये है। तो ऐसे करके आपको इसके बारे में लिखना था। बट जैसा मैंने बोला कि क्वेश्चन कभी भी सीधा नहीं आएगा, तीन चीजों से रिलेट किया है। सिग्निफिकेंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, रोल क्या है प्रमोट करने में गुड गवर्नेंस का, और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। अगला सवाल, कार्ल वॉन क्लॉशविट्ज once said, war is a diplomacy by other means. Critically analyze the above statement in the present context of contemporary geopolitical conflict. वर्ल्ड में वॉर चल रहा है, आपको पता है, जगह जगह चल रहा है। रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान में एक छोटा सा मिलिट्री स्कर्मिश हुआ प्रीलिम्स के पहले। उसके पहले अगर आप देखो, रशिया यूक्रेन वॉर चला ही जा रहा है 3-4 सालों से। मिडिल ईस्ट में वॉर्स चल रहे हैं, दुनिया में और भी बहुत सारे वॉर्स चल रहे हैं। तो उसके पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा है कि वॉर इज अ डिप्लोमेसी बाय अदर मीन्स। बट इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई नहीं करना है, आपको लिखना जरूर है कि वॉर हाँ डिप्लोमेसी है इसकी मीन्स में, बट उसमें आपको एथिकल पर्सपेक्टिव ले आना है। आपको जस्ट वॉर की बात करनी है, आपको जिनीवा कन्वेंशन की इसमें बात करनी है। आपको ये भी दिखाना है कि वॉर जो है भले डिप्लोमेसी अदर मीन्स से है, बट एज ऑनरेबल पीएम सेड दैट वॉर इज दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज एन एरा ऑफ डिप्लोमेसी। इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से उठा करके यहाँ डाल सकते थे। स्टेटमेंट बहुत फेमस हुआ था जब माननीय प्रधानमंत्री जी गए हुए थे रशिया, और उन्होंने दोनों के बीच में ये बात कही, तो उसके बाद से उसका एंटीथीसिस स्टेटमेंट आपको ये दे दिया है। अगर आपने ये चीज कोट कर दिया, एज इट इज वहां पे लिख दिया, कंक्लूजन में डाल दिया है, कहीं पे डाल दिया, आपको नंबर मिलेंगे। बिकॉज दिस इज द रीजन व्हाई इट हैज आस्क्ड यू द क्वेश्चन, ये रीजन है सवाल पूछने का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, keeping the national security in mind, examine the ethical dilemmas related to controversies over environmental clearance of development projects in ecologically sensitive border areas in the country. अब जब आप बॉर्डर एरिया में कोई भी डेवलपमेंट करते हैं तो कोई ना कोई एथिकल डायलेमा आता है। फॉर एग्जांपल जैसे एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का इसमें लिख ही दिया है, तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से एथिकल डायलेमाज हैं। मतलब एथिकल डायलेमा जब भी आप लिख रहे हो, एथिकल इशू और एथिकल डायलेमा में डिफरेंस है। इशू मतलब एक इशू है, ये डायलेमा का मतलब होता है कि दो इक्वली राइट वेज हैं, दो इक्वली इंपॉर्टेंट प्रेसिंग इंपेरेटिव्स हैं, और आपको दोनों में से कोई एक चूज करना है, दिस वर्सेस दिस। तो आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना है कि अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं बॉर्डर एरियाज में, फ्रंटियर एरियाज में, तो हमारे लिए क्या क्या यहाँ पे इश्यूज हैं। अगर आप नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, आपको देखो कोट बेस्ड क्वेश्चन दिया है, आपको 3 कोट बेस्ड क्वेश्चन। अब कोट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं दे आर अ फॉर्म ऑफ मिनी ऐसे, वो एक तरह का मिनी ऐसे होता है। आप जैसे ऐसे लिखते हो वैसे ही आपको कोट बेस्ड क्वेश्चंस को भी डील करना होता है, उसी तरह से आपको कोट बेस्ड क्वेश्चन को भी डील करना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जो लोग मुसीबत में भी शांत रहते हैं, मुसीबत ही स्वयं परेशान होगी। दोज हु इन ट्रबल अनट्रबल्ड आर विल ट्रबल इटसेल्फ। तिरुवल्लुवर का कोट है, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा है। सिंपल सा जो लॉजिक है जो पूछने का है वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। अगर आप एक वर्ड में अगर इसको डिस्क्राइब करना चाहो, दिस इज रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस। अब पूछा है आपको क्या, कि आपको वर्तमान संदर्भ में बताना है, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बताना है, तो इसको डिवाइड करके देख लो। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इमोशनल इंटेलिजेंस में किसी का एग्जांपल आप दे सकते हैं, एमएस धोनी का एग्जांपल दे सकते हैं, या सरदार वल्लभ भाई पटेल का एग्जांपल दे सकते हैं हिस्टोरिकल में से। तो इसको डिफरेंट डायमेंशंस में आप डिवाइड करके आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल जैसे है, ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज दैट ह्यूमन बीइंग कैन ऑल्टर हिज लाइफ बाय ऑल्टरिंग हिज एटीट्यूड्स। एटीट्यूड पे क्वेश्चन, पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करने से कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, उसके ऊपर क्वेश्चन है। पीछे भी एक सवाल 2020 में पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे आप डेवलप करोगे वो दिखाया है, तो यहाँ आप शो कर सकते हो। एक बहुत क्लासिक एग्जांपल चलता है सचिन तेंदुलकर वर्सेस विनोद कांबली का, कि एटीट्यूड का डिफरेंस था। कांबली वाज मोर टैलेंटेड देन सचिन, बट व्हाई ही कुड नॉट बिकम द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, क्योंकि सचिन का एटीट्यूड पॉजिटिव था। सचिन का खेलने का जो तरीका था, मेंटल जो उसका सेटिंग था, वो कांबली से डिफरेंट था। एक बाउंसर आता है, हिट करता है, विनोद कांबली लूजेस हिज कॉन्फिडेंस एंड फिर उसके बाद वो गर्त में चले गए। अगला है, स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी इज नॉट जस्ट इन इट्स लॉज बट इन द मोरालिटी ऑफ इट्स पीपल। स्वामी विवेकानंद का कोट है। तो लॉ वर्सेस मोरालिटी डायरेक्ट एक टॉपिक है आपके सिलेबस में। सिंपली आप लिख सकते हो कि लॉ और मोरालिटी में क्या है, मोरालिटी कैसे बेस होना चाहिए। जैसे कास्ट सिस्टम है, लॉ आपने बना दिया है, फिर भी इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आपने बना दिया है, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट आपने एक्ट बनाया है, राइट, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट एक्ट बनाया है, बट स्टिल इट इज प्रिवेलिंग। व्हाई? बिकॉज सोसाइटी हैज नॉट एक्सेप्टेड इट एज अ मॉरल वैल्यू। वही चीज यहां पे आपको शो करना है कि लॉ शुड बी रूटेड इन मोरालिटी, राइट।
लॉ शुड फॉलो मोरालिटी एंड नॉट वाइस वर्सा। फिर जैसे आपका चौथा सवाल है, एनी काइंड ऑफ सोशल री इंजीनियरिंग बाय सक्सेसफुली इंप्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम्स, सिविल सर्वेंट मस्ट यूज रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन एन एथिकल फ्रेमवर्क, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जांपल्स। रीजन और क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करना चाहिए। सिंपल रीजनिंग मतलब आपको एथिकल रीजनिंग यूज करना है। आर्मस्ट्रांग पाम का एग्जांपल दीजिए, कैसे फंड नहीं अवेलेबल था बट उन्होंने क्राउड फंड किया चीजों को। नेक्स्ट, महावीर की मेजर टीचिंग्स क्या है, उनकी रेलिवेंस को एक्सप्लेन करिए कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। बुद्ध की टीचिंग पूछा है पीछे, गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स पूछा हुआ है, तो यहाँ पे महावीर की टीचिंग्स पूछ लिया। जो उनके हैं, जो टीचिंग्स हैं आप हिस्ट्री में पढ़ते हो उसी को रिलेट करके यहाँ करो। सिलेबस का टॉपिक जो है कि लर्निंग फ्रॉम लाइव्स ऑफ ग्रेट फिलोसफर्स थिंकर्स, वहां से ये पूछा है। फिफ्थ क्वेश्चन, डिवोशन टू ड्यूटी, वन हु इज डिवोटेड टू वंस ड्यूटी अटेन्स हाईएस्ट परफेक्शन इन लाइफ। एनालाइज दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल फुलफिलमेंट एज अ सिविल सर्वेंट। ड्यूटी में आप डिवोशन रहोगे तो आपका पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अच्छी होगी, उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा है। होलिस्टिक डेवलपमेंट में एनेबलर और फैसिलिटेटर, एक्टिव फैसिलिटेटर होता है रैदर देन अ रेगुलेटर। अब मेजर्स पूछा है कि अचीव करने के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट को क्या मेजर्स चाहिए, तो ऐसे स्टेटमेंट में आपके पास इनोवेट करने का बहुत चांस होता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको अच्छे मेजर्स लिखने का बहुत चांस होता है। छठा सवाल है कि एथिकल वर्क कल्चर क्या होता है। देयर मस्ट बी कोड ऑफ एथिक्स इन प्लेस इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू एंश्योर वैल्यू बेस्ड एंड कंप्लायंस बेस्ड वर्क कल्चर। व्हाट सुटेबल मेजर्स वुड यू अडॉप्ट इन योर वर्क प्लेस। तो एथिकल वर्क कल्चर बिल्ड करने के लिए आप क्या सुटेबल मेजर्स लेंगे। सिंपल, यहाँ पे भी आपके पास इनोवेट करने का एक इंपॉर्टेंट एक जगह है इनोवेट करने की। अब यहां बोला है कि फंड वगैरह आ रहे हैं, अंडर यूटिलाइजेशन और मिस यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एक टॉपिक है सिलेबस में। आप मेजर्स क्या लेंगे, लास्ट के 3 सवाल सिंपली मेजर्स पे पूछ लिए हैं। रीजन ये है कि वो आपसे सोचवाना चाहता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग देखना चाहता है, आपकी एथिकल थिंकिंग देखना चाहता है कि आप उस प्रेशर सिचुएशन में क्या कुछ अच्छे मेजर सजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो इसमें आपको ट्राई करना है कि अगर आप लिख रहे हो, बैलेंस स्टैब्लिश कर रहे हो, तो 3-4 अच्छे मेजर्स और 2-3 आप जेनरिक वाले भी डाल सकते हो। फिर हम आते हैं केस स्टडीज पे। जैसे बोला है कि विजय डिप्टी कमिश्नर है, आपका रोल क्या है एज विजय, यू आर द डिप्टी कमिश्नर। क्लाउड बस्ट हो गया है, तो ये केस स्टडी क्या था, दिस वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। उसकी मदर वहां बीमार है या शायद उनका देहांत हो गया है और वहां पे जाना है उसको लास्ट राइड्स के लिए, बट ही स्ट्रक इन ड्यूटी। अब आपसे पूछा क्या है, ऑप्शंस क्या है, एथिकल डायलेमा क्या है, इवेल्युएट करिए, एग्जामिन करिए ऑप्शंस जो विजय आइडेंटिफाई करेगा, और इसमें से कौन से ऑप्शंस हैं जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होंगे विजय को अडॉप्ट करने के लिए एंड व्हाई। तो इन सारी चीजों पे 4 पार्ट हैं क्वेश्चन के। ऑप्शंस आप पहले बताएंगे, जैसे आप बताते हैं कि ये है, आप जाओ, सेकंड में बोलोगे नहीं जाएगा, थर्ड में कोई है क्रिएटिव ऑप्शन। एथिकल डायलेमा, उसमें आप केस स्टडी में ऑब्जर्व करोगे दिस वर्सेस दिस, दिस वर्सेस दिस। आपको फिर इवेल्युएट करना है। अगर आपने यहाँ ऑप्शन आइडेंटिफाई कर लिया, इवेल्युएट करने का मतलब, इवेल्युएट एंड एग्जामिन का मतलब है यू हैव टू गिव द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एवरी ऑप्शन। देन सबसे अप्रोप्रिएट इसमें क्या होगा अडॉप्ट करने का, फिर उसमें आपको रीजनिंग देनी है। जो वाई वाला पोर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप तीनों में से कोई एक पाथ ले रहे हो, बट इफ यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई इट, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपका जस्टिफिकेशन बेस्ड होना चाहिए एथिक्स पे, कि ये रीजन है, इस एथिकल थ्योरी से ये हो रहा है, या आपके पास कोई रियल लाइफ एग्जांपल है उससे वहां पे हो रहा है, तो आप यहां पे इस चीज को डाल सकते हो। राइट, नेक्स्ट जो आपकी केस स्टडी है वो है रोटी कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। जिला प्रशासन बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास विकसित कर रहा है। वन भूमि के एक हिस्से की सफाई का प्रस्ताव रखा। फिर यहाँ पे एक डायलेमा आपको दिखाएगा, कॉन्फ्लिक्ट दिखाएगा। संवेदनशील क्षेत्र है, सदियों पुराने पेड़ों, औषधीय पौधों, महत्वपूर्ण जैव विविध से परिपूर्ण है। वन सूक्ष्म जलवायु और वर्षा को विनियमित करने, और ये सारा उसका रोल है। पारिस्थितिक सामाजिक लागतों के बावजूद प्रशासन उक्त प्रस्ताव के पक्ष में तर्क देता है कि यह पहल मौलिक मानवाधिकारों को एक महत्वपूर्ण कल्याणपरक प्राथमिकता के रूप में संबोधित करती है। इसके अलावा इस समावेशी आवास विकास के माध्यम से गरीबों के उत्थान और सशक्तिकरण से सरकार का कर्तव्य पूरा होगा। पुनः जंगली जानवरों के खतरे, बार बार होने वाले मानव, मतलब आपको 2-3 इश्यूज यहां दे दिया और तीनों में कॉन्फ्लिक्ट दिखा दिया। पूछा क्या है, क्या बेघरों के लिए सामाजिक कल्याणपरक उद्देश्यों की पूर्ति होती हेतु वनों की कटाई को नैतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है। अब यहाँ पे आपकी एथिकल रीजनिंग चेक होगी।
जो आपने थ्योरीज पढ़ी है, डिओन्टोलॉजी, यूटिलिटी अप्रोच, राइट्स अप्रोच, वर्चू अप्रोच, उन सबको अप्लाई करके आपको यहाँ पे इसका जवाब देना है। सेकंड, मानव विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने में समाज, आर्थिक, प्रशासनिक और नैतिक चुनौतियां क्या है, तो आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, सोशियो इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और एथिकल इश्यूज क्या है। पर्यावरणीय, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। सब्सटैंशियल ऑल्टरनेटिव्स और पॉलिसी इंटरवेंशंस कैन बी प्रपोज्ड टू एंश्योर दैट बोथ एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी और ह्यूमन डिग्निटी आर प्रोटेक्टेड। दोनों के बीच में आप बैलेंस कैसे स्टैब्लिश करोगे, इसके लिए भी आपसे पॉलिसी इंटरवेंशन पूछा है। अगला है कि सुभाष सेक्रेटरी हैं पीडब्ल्यूडी में, स्टेट गवर्नमेंट में, सीनियर ऑफिसर है, कॉम्पिटेंस है, इंटीग्रिटी, डेडिकेशन है, ट्रस्ट है मिनिस्टर का। अब मिनिस्टर क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है, अलग अलग मोडालिटीज। अब सुभाष का ओनली सन विकास रियल एस्टेट बिजनेस में है, मेगा रोड प्रोजेक्ट यहाँ पे निकलने वाला है। फादर एग्जैक्ट लोकेशन, देयर वुड बी क्वांटम जंप इन प्राइसेस ऑफ लैंड, लैंड खरीदना चाह रहा है वहां पे, शेयर करने के लिए लोकेशन को। ही वुड हैंडल द मैटर डिस्क्रीटली, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का। अब मिनिस्टर, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, एक्स्ट्रा अनड्यू इंटरेस्ट इन बाय मिनिस्टर इज नेफ्यू वाज आल्सो बीइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब वो प्रेशराइज कर रहा है, मिनिस्टर इज आल्सो इंट्रोड्यूस हिज नेफ्यू टू हिम, इंडिकेटेड टू हिम टेक केयर ऑफ हिज नेफ्यू। तो दो कॉन्फ्लिक्टिंग यहाँ पे सिचुएशन इसने आपके सामने क्रिएट कर दिया। आप किसको एक्सेप्ट करोगे, ये भी आपका जो एक्सेप्टेंस होगा दैट विल डिपेंड अपॉन योर एथिकल रीजनिंग। जो भी आपने अप्रोचेस पढ़े हैं उन अप्रोचेस के बेसिस पे आपको जस्टिफाई करना है कि आप स्टेप्स क्या लोगे। केस स्टडी को आंसर करते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि कभी भी आपको एथिकल वैल्यूज से नहीं हटना है, कभी भी आपको एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो एथिकल वैल्यूज हैं, जो बेस्ट एथिकल वैल्यू है, हमेशा उस पर चलना है। कोई भी आपको प्रेशराइज कर रहा हो, कहीं से भी प्रेशर आ रहा हो केस स्टडी में, बट आपको अपनी एथिकल वैल्यू, अपने कन्विक्शन पे स्टैंड करना है। उसी चीज का ये टेस्ट है, ये केस स्टडी। नेक्स्ट अगर आप देखो, राजेश अपने 9 साल की सेवा, ग्रुप ए अधिकारी हैं, जैग में उनकी प्रोन्नति होने वाली है। प्रोन्नति डीपीसी के एसीआर निष्पादन मूल्यांकन की जांच के आधार पर होती है। अधिकारी को पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है। पदोन्नति खोने के परिणाम स्वरूप वित्तीय और प्रतिष्ठा संबंधी हानि हो सकती है तथा कैरियर की प्रगति में बाधा आ सकती है। यद्यपि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, फिर भी वो अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किए गए जाने वाले मूल्यांकन के बारे में अनिश्चित है। अब वह अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में उन्हें शानदार रिपोर्ट मिले। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में राजेश नियमित रूप से अपने तत्कालिक बॉस के साथ बातचीत करते रहते हैं, जो उनकी एसीआर लिखने वाले रिपोर्टिंग अधिकारी हैं। ठीक है। विशेष विक्रेता से प्राथमिकता के आधार पर सिम फिर वही है, आपको प्रेशराइज किया जा रहा है कि वहां से लेना है। जीएफआर के नियमों के अनुसार कार्यालय में मदों के 30 लाख रुपए से अधिक व्यय के लिए अगले उच्च प्राधिकारी। सिमिलर केस स्टडी है, ये केस स्टडी भी सिमिलर है, सिमिलर चीजें आपसे जानना चाह रही है, सिमिलर प्रेशर सिचुएशन में आपको डाल रही है, और आपका प्रमोशन होने वाला है और आपको ये काम करने को मिल रहा है। आप किसको प्रायोरिटाइज करेंगे, एथिकल प्रायोरिटी का इशू है। राजेश के लिए क्या विकल्प उपलब्ध है, नैतिक मुद्दे क्या है, और कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा और क्यों। तीनों में आपने बताया ये विकल्प है, फिर आपको उसका एनालिसिस यहां नहीं करना है क्योंकि पूछा नहीं है। नैतिक मुद्दे क्या है वो आपको बताना है, एथिकल इश्यूज क्या है, कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा और क्यों। फिर से क्यों वाला जो पोर्शन है, जस्टिफिकेशन, एथिकल जस्टिफिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं केस स्टडी मनरेगा पे है, इंडियन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में मैं सब कुछ बता दिया है। मेन चीज यहां से शुरू होता है, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटर इन चार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यू हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग मनरेगा वर्क अंडरटेकन बाय वेरियस ग्राम पंचायत। यू आर ऑल्सो गिवन द अथॉरिटी टू गिव टेक्निकल सैंक्शंस टू ऑल मनरेगा वर्क्स। इन वन ऑफ द पंचायत इन योर जुरिसडिक्शन यू नोटिस दैट योर प्रेडिसेसर हैज मिसमैनेज द प्रोग्राम। अब आपको 6-7 चीजें यहाँ पे दे दी। अब 7 चीजें देने का मतलब है कि आपको थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहा है यूपीएससी। सेकंड लास्ट केस स्टडी है, मतलब या तो आप बहुत लास्ट में लिख रहे होगे या आप रश कर रहे होगे, केस स्टडी जल्दी से खत्म करके हमें थ्योरी पे जंप करना है। एक्चुअल एग्जाम में जो मेंटालिटी है वो ये है। इसी को चेक करने के लिए आपको ये 7 चीजें दिया है कि आप इसमें से कोई चीज मिस तो नहीं कर रहे हो पढ़ते समय। आपकी रीडिंग और डिसीजन मेकिंग कितना फास्ट है उस चीज का भी ये टेस्ट है। रिएक्शन क्या होगा और आप कैसे रिस्टोर करोगे प्रॉपर फंक्शनिंग को, आप एक्शंस क्या लेंगे इसको इनिशिएट सॉल्व करने के लिए, और कैसे डील करेंगे अब सिचुएशन में, इस चीज का ये टेस्ट है। अगला और लास्ट सवाल जो आपका है वो है कि अशोक इज डिविजनल कमिश्नर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में,
सिविल वॉर का सिचुएशन आ गया है, उधर से भी लोग आ रहे हैं, रिबेल ग्रुप्स आ रहे हैं। लोकल पुलिस गार्डिंग द बॉर्डर, देयर आर अबाउट 200 से 250 पीपल। विमेन चिल्ड्रन ट्राइंग टू क्रॉस, 10 सोल्जर्स भी हैं। अब यहाँ पे ला करके मामला आपको फंसा दिया। विमेन एंड चिल्ड्रन ऑल्सो क्राइंग, बेगिंग फॉर हेल्प, थोड़ा आपको इमोशनल कर रहा है। इंजर्ड एंड ब्लीडिंग प्रोफ्यूसली एंड नीड इमीडिएट मेडिकल केयर। होम सेक्रेटरी साहब से आपने बात करने की कोशिश की, पुअर कनेक्टिविटी है, आप बात नहीं कर पाए। अब आप डिसीजन मेकिंग सिचुएशन में आ गए कि ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, एथिकल और लीगल डायलेमास भी आपके पास क्या है यहाँ पे। अगर आप उनको देते हो शह और नहीं देते हो तो क्या होगा, शरण देते हो तो नहीं देते हो। विच ऑफ द ऑप्शंस डू यू थिंक वुड बी मोर अप्रोप्रिएट एंड प्रेजेंट सिचुएशन में एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेने की जरूरत है बॉर्डर गार्डिंग पुलिस को डीलिंग विद सोल्जर्स इन यूनिफॉर्म। तो पहले 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एथिक्स के केस स्टडी पे है। चौथा सवाल जो आपसे ये पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन जो है ये आपका जेनरिक क्वेश्चन पूछ लिया है कि व्हाट आर द एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स टू बी टेकन बाय द बॉर्डर गार्डिंग पुलिस डीलिंग विद सोल्जर्स इन यूनिफॉर्म। तो ये आपका जीएस के बाकी GS3 के खास तौर में जो बॉर्डर मैनेजमेंट वाला टॉपिक है वहां से आप करोगे, बट ट्राई करोगे कि आप एथिकल वर्ड्स भी इसमें डालो कि एम्पैथी होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन एम्पैथी एज वेल एज नेशनल इंटरेस्ट। ये चीजें आप इसमें डालोगे तब जाकर के आपको यहाँ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि पेपर एथिक्स का है। ऑप्शंस आपने बता दिए, एथिकल लीगल डायलेमा बता दिया, और ऑप्शंस कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट है वो आपने एक्सप्लेन कर दिया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एथिक्स। तो ओवरऑल अगर पेपर देखा जाए तो पेपर लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा सा इजियर साइड पे था। लास्ट ईयर अगर आप पेपर देखोगे 10 मार्कर क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हैं, केस स्टडीज भी देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको डिग इन करना पड़ रहा था। 23 की केस स्टडीज डिफिकल्ट थी, 24 में केस स्टडी इजी थी, बट थियरी पोर्शन को हार्ड कर दिया था। इस बार दोनों को बहुत अच्छा फाइन बैलेंस करके पेपर दिया हुआ है। पेपर टाइम पे कंप्लीट होने वाला पेपर है, क्योंकि आपको कुछ भी ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स चीज नहीं पूछा हुआ है। बहुत सिंपल स्टेटमेंट, ऐसा सिंपल पूछा हुआ है, बहुत बड़े स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, और आप एक बार में समझ सकते हो कि डिमांड क्या है। तो एथिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, अगर आपने चीजों को सही से समझ लिया है कैसे क्या लिखना है, और आपकी आंसर राइटिंग स्किल अच्छी है, और आप सवाल को देख करके पकड़ पा रहे हो कि ये सिलेबस के किस टॉपिक से है और क्या पूछ रहा है, पहले 30 सेकंड में अगर आपको देखते ही समझ में आ जा रहा है, दैट मीन्स यू विल स्कोर गुड इन एथिक्स। ओवरऑल एथिक्स में सिर्फ आपको यही करना होता है। ये पेपर डिस्कस करके समझाने का सिंपल सा लॉजिक यही था कि एथिक्स में आपको बहुत ज्यादा भागना नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सिलेबस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और जितना आप चीजों को प्रैक्टिकली रिलेट करोगे, जितना चीजों को अच्छे से सोचोगे, उतना आपका एथिक्स और अच्छा होगा। दैट्स इट। एथिक्स में आपको सिर्फ इतना ही करना है। तो आई होप यू लाइक द सेशन। अब सेशन कंक्लूड करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन।